हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुलबुल क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का आरोह का विधायी संभाषण 4th लेसन। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। ये बात हो रही है लॉर्ड कर्जन की, जो एक भारत का वायसराय था। उसके बारे में बात की जा रही है कि माय लॉर्ड, अंत को कि अंत में आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। जो आप पहले शासन किया करते थे अब वो आखिरकार खत्म हो गया। ये बात लेखक है जो बता रहा है। अब आप इस देश से अलग होते हैं। जो आपने जो कारनामे किए हैं उनके बाद आपको त्याग पत्र देना होगा और इस संसार में यानी इस देश में आपके जो शासनकाल था उसका अंत हो गया है। तो आपको इस देश से अलग होना होगा। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आपका था न इस देश के निवासियों का। यानी कि इन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि आप ऐसे निकलेंगे। आपके इन कारनामों के बाद आपको इस देश से जाना होगा। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। यानी किसके बारे में बात कर रहा है? ईश्वर के बारे में, जो चारों ओर सब कुछ देखता है। बिछड़न समय आपका करुण उत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है कि बिछड़ने का जो समय होता है वही बहुत दुख देने वाला होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है, बहुत दुख महसूस हो रहा है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। यानी कि लॉर्ड कर्जन एक बार पहले भी आ चुके थे, जो दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार आने पर जो भारतवासी हैं वो उनको देखकर खुश नहीं है। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आए। कि एक बार जाने के बाद जो भारतवासी है वो ये चाहते थे कि आप दोबारा से न आए, पर आप फिर भी आए और उसे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे। पर अहो, लेकिन आज आपके जाने पर हर्ज की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणात्मक होता है। इसी से ये जाना जाता है कि बिछड़ने का जो समय होता है वह बहुत दुख देने वाला होता है। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल समय होता है जब बिछुड़ते हैं। वैर भाव टूट कर यानी छूट कर सब शांत रस में, यानी जो भी लड़ाई झगड़े हैं वे सब हटाकर और जो मन है वो एकदम शांत हो जाता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को भी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इसे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू की 2 गायें थी। उनमें एक अधिक बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। ये इसमें बता रहा है कि एक शिव शंभू नाम का कोई व्यक्ति था जिसके पास 2 गाय थी। एक बलशाली थी और एक कमजोर गाय थी। जो बलशाली गाय थी वह कमजोर को सींगों में डालकर गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई, यानी बेच दी। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही। अपितु यानी उसने खाना वाना कुछ नहीं खाया, वह भूखी खड़ी रही। उसने चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश में पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है वह मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, यानी जो बड़े बड़े शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। यानी कि जो आपने यहाँ पे शासन किया, आपका जो शासन काल है
वह बहुत दुख देने वाला है। और अधिक आश्चर्य की बात तो यह दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि अधिक आश्चर्य की बात तो ये है कि दर्शक तो क्या जो स्वयं सूत्र यानी कि प्रश्न बनाने वाले हैं वे भी नहीं जानते कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था, कि उसने लोगों के सुख के लिए खेल आरंभ किया था, वह हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था यानी कि जिसकी शुरुआत में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, वह सुख तो निकला ही नहीं, दुख था। उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ? घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ। यानी कि कोई व्यक्ति है जो खिलाड़ी है, उसके अंदर बहुत ही घमंड भरा हुआ है, वह हमेशा दूसरों को नीचे दिखाना चाहता है, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीला हो रही थी। यह उसे खबर नहीं कि जो घमंडी व्यक्ति है जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, वह यह नहीं जानता कि पर्दे के पीछे और भी है कौन? ईश्वर। वह इस बात से अनजान है। इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। यानी कि लेखक अब लॉर्ड कर्जन को कह रहा है कि आपने जो इरादे लेकर बंबई में उतरे थे, आप जो बंबई में उतरे थे तो जरा देखिए उनमें से कौन कौन से इरादे आपके पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा करके जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों यानी जो बड़े बड़े बाद में शासक आएंगे उनको बहुत वर्षों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई, विपरीत हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म कर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की बाती नचाया है, क्योंकि गर्म तवे पे हम पानी गिरेंगे तो वो उछलता है। उसी प्रकार आपने हमारे भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुख न दे सके। इसका लोगों के चित्त पर, हृदय पर बहुत ही बड़ा दुख पहुंचा है। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए। अलिफ लैला के अलहदीन ने, यानी कोई शासक है अलिफ लैला जिसने चिराग रगड़कर, और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान ने देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे तो वे बाएं, आप प्रथम थे तो वे दूसरे। यानी लेखक अब लॉर्ड कर्जन को बताना चाहता है कि भारतवासियों ने आपको कितना सम्मान दिया, आपके भाई भतीजे सबको बराबर रखा। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। ओहदा यानी कि जो पद होता है, चंवर, छत्र, सब कुछ सबसे बढ़ चढ़कर थी। सारांश यह है, निष्कर्ष यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई है कि आप जिस पद पर रहना चाहते थे उस पद पर रहकर आपने सब कुछ उल्टा किया, इसलिए आपको पटकनी खानी पड़ी, मार खानी पड़ी। सिर के बल नीचे आ रहे, आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। आपके अपने देश में वही ऊंचे माने गए और आपको नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके, यानी कि आप धमकी देकर भी, पद के नाम की धमकी देकर भी आप ऊंचे नहीं हो सके।
आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे, यानी कि आप धैर्य से बहुत ही गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करके और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यानी कि उन्होंने काउंसिल में एक ऐसा बेकानून बनाया जो सब कुछ उल्टा पलट कर रख दिया, दिवाला निकाल दिया भारत का। ये दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में यानी विदेश में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया। यानी कि जो लॉर्ड कर्जन थे वे अपने पद का त्याग पत्र देने का इस्तीफा धमका रहे थे दे देकर, लेकिन उन्होंने जो उल्टे काम किए थे उनके इस्तीफा को स्वीकार कर लिया गया। जड़ हिल गई, अब जो जड़ जमी हुई थी वह हिल गई। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा, यानी कि सबसे हार माननी पड़ी, खानी पड़ी और धीरता गंभीरता के साथ धैर्य के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी, मार देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे, या जो नचनिया जो लोग होते हैं नाच वाले वह आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने के से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे, यानी कि जो राजा महाराजा है उनको आप जो पत्र भेज देते थे डोरी हिलाते ही वे आपके सामने हाजिर हो जाते थे। आपके इस इशारे में प्रलय होती थी, आपके जो एक इशारे करने पर जीत होती थी। कितने ही राज्यों को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला, यानी कि उनके साथ खिलवाड़ किया। कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपको कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए, यानी कि जो बड़े थे उनको आपने मिट्टी में मिला दिया और जो छोटे थे उनको आपने बड़े शान से अपने जादू से पदाधिकारी बना दिए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, यानी आपके इस इशारे से जो देश की शिक्षा थी वो काया पलट हो गई। स्वाधीनता उड़ गई, यानी कि स्वतंत्रता तो उड़ ही गई। बंग देश के सिर पर यानी बांग्लादेश के सिर पर यानी कि आरी रख दी गई। इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सके, कि उन्होंने जो फौजी अफसर उनके अपने द्वारा जो नियुक्त किए थे वो भी नियत न हो सके। उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर ने रखा, यानी कि उन्होंने जो नौकर रखे थे वो नौकर भी न रह सके, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है कि आप जब पहले आए थे तो बहुत ऊंचे पद पर थे, लेकिन आपने जो नीच काम किए उनके वजह से आप नीचे गिर गई। यह यहाँ के निवासियों को दुखित करता है, दुख देता है। गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। आपका पद तो छूट गया लेकिन आपसे पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया तो नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। यह लेखक एग्जाम्पल देकर बताता है कि अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल जाता है तो नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए कि आपने कौन से कर्म किए हैं, आप किस काम को आए थे और क्या करके जा रहे हैं। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है। यानी अब लेखक लॉर्ड कर्जन से कहना चाहता है कि एक शासक का प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते भी होंगे। सो कृपा करके बताइए क्या कर्तव्य आप देश की प्रजा के साथ पालन कर चले, कि आपका जो कर्तव्य था आपने वो निभाया। क्या आंख बंद करके मनमानी हुक्म चलाना
और किसी की कुछ न सुनना, क्या यही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना, यानी प्रजा की बात या समस्या को सुनना न सुनना और उसको दबाकर, यानी कि प्रजा की समस्या को दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब कार्य करते चलना, क्या यही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बताइए जिसमें आपने अपनी जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। केसर और जार भी घेरने गोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जो आपने प्रजा को दिया हो। ये सब बातें लेखक लॉर्ड कर्जन से कर रहा है, जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। अब लेखक है वो कह रहा है कि आपने कभी प्रजा को अपने निकट फटकने दिया प्रार्थना करने के लिए? क्या आपने कभी प्रजा की बात सुनी? नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया, नादिर शाह कौन था? ईरान का शासक था। कि नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया, यानी दिन दहाड़े लोगों को काट दिया, तो आसिफ जहाँ के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम यानी उसी समय रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर अलग, यानी कि जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने बांग्लादेश का विभाजन किया था। तो इसमें लेखक कह रहा है कि 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर अलग न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद यानी बंग को अलग किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। यानी लेखक कह रहा है कि आपका जो टाइम था, आपका जो शासन काल था वो खत्म भी हो चुका है, लेकिन आपके जी में इतनी तसल्ली नहीं है कि आप बंग देश को अलग किए बिना जा सके। यह भी आपको पसंद नहीं है, आप बांग्लादेश को अलग करके ही जाएंगे। तो नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, आप एक बार सोचिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। कि एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से, आपने जो व्यक्ति को कहा कि ये पद दे दो तो उसने नहीं दी, तो आपने त्याग पत्र दे दिया। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ने जाती? यानी कि आपके यहाँ से चले जाने के बाद आपका कुछ देश है तो सही, आपका दूसरी जगह तो है, लेकिन इस देश के प्रति, इस देश के पास तो कोई जगह भी नहीं है जहाँ पे जनता जा सके इस देश को छोड़कर। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल नहीं यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, दुखी दिया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए कि आपने जो देशवासियों को दुख देना चाहा उससे आपको भी दुख मिला। यहाँ तक कि स्वयं भी इस बात का शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। कि मनुष्य के मन में एक और यह शांति होती है कि एक दिन जो कष्ट का दिन है वो उसका अंत हो जाएगा, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से जब दुखों को झेल कर, पराधीनता सहकर, यानी कि जो गुलामी सहकर भी वह जीती है, माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी। और यहाँ की दीन प्रजा जो गरीब प्रजा है उसकी श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब होता है, सामर्थ्य नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। यानी लेखक
लॉर्ड कर्जन से कह रहा है कि आपके मन से कभी गूंगी प्रजा का नाम निकल जाया होता होगा। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम का कोई राजकुमार है जिस पर गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल यानी विपत्ति संकट के समय कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। नरवरगढ़ कोई नाम का कोई गांव है जिस स्थान पर उसने अपनी विपत्ति के दिन काटे थे। वहां चौकीदारी से लेकर उसने एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से, जिस तन मन धन से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तुझसे विदाई ले रहा हूँ। तू मेरा अन्नदाता है, यानी कि जहाँ विपत्ति के समय मैंने तुझमें दिन काटे थे वहाँ मुझे काम मिला, अन्न मिला, खाने के लिए सब कुछ मिला। अपनी विपद के दिन मैंने तुझमें काटे हैं। तेरे ऋण का बदला यानी तेरे कर्ज का बदला मैं गरीब सिपाही दे नहीं सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यानी कि तेरी सेवा कभी नहीं की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यानी कि यहाँ के जो प्रजा है उसका सहायता न की हो, उसकी सेवा न की हो, चिंता न की हो, तो यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो तो मेरा प्रणाम न लेना। नहीं तो अगर मेरा प्रणाम लेते हो यानी नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। यानी लेखक कहना चाहता है कि जो नरवरगढ़ में जो राजकुमार रह रहा था सुल्तान, वो विदाई के समय नरवरगढ़ से बातें कर रहा है कि अगर मैंने कुछ सेवा रहने में चूक कर दी हो तो मुझे माफ़ कर देना, मेरा प्रणाम मत लेना। और अगर मैंने कोई चूक नहीं की हो, सचेतन से अपना धर्म निभाया है तो मुझे मेरा प्रणाम स्वीकार करो और मुझे जाने की आज्ञा दो। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे, यानी कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप कह सकेंगे? अभागे भारत, यानी कि लेखक है वो लॉर्ड कर्जन से कहना चाहता है कि तुम भी कुछ कहो, यानी कि तुम विदाई ले रहे हो भारत देश से तो कुछ कहना तो चाहिए कि हे अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत, यानी कि तूने यह शान दी मुझे, तेरी बदौलत ही है जो इस जीवन में असंभव है मुझे मिलना, लेकिन तूने मुझे दिया। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी भी नहीं की, कसर नहीं छोड़ी। संसार के सबसे पुराने देश भारत, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में नहीं थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, यानी जब शक्ति थी तब मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन अब जब शक्ति नहीं है तो मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं। पर आशीर्वाद करता हूँ, यानी आशीर्वाद देता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें, यानी तेरी भावनाओं को समझें, तेरी शान को समझें। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माई लॉर्ड में कहाँ? लेखक माई लॉर्ड से, यानी कि जो वायसराय है लॉर्ड कर्जन, उससे कहना चाहता है कि आपको ये सब बातें कहनी चाहिए भारत देश से, लेकिन आप में इतनी हिम्मत है ही नहीं, उदारता नहीं है जो आप ये सब बातें भारत देश से कह सके विदाई के समय। तो यहीं पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। और अगर आपको ये सब अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें